नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कुमार, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंदिरा आईवीएफ रायपुर ब्रांच। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ की सक्सेस रेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसे डिस्कस करने के लिए हम इसे 3 भागों में डिस्कस करते हैं। पहला पेशेंट फैक्टर, दूसरा क्लिनिशियन फैक्टर और तीसरा एम्ब्रियोलॉजी या लैब फैक्टर्स। पेशेंट फैक्टर्स की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स करने के बाद, जैसे कि AMH, AFC, सोनोग्राफी देखने के बाद, पेशेंट का फीमेल एनालिसिस देखने के बाद हमें उन्हें सारी जानकारी के बारे में समझ में आता है। तो कुछ रिपोर्ट्स कराने के बाद अगर हमको लगता है कि उन्हें जो प्रोटोकॉल चूज़ करना चाहिए, जो ड्रग्स चूज़ करने चाहिए, ये हम पेशेंट से डिस्कस करके उनकी सक्सेस रेट इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट की एज की। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी अंडे की संख्या और क्वालिटी दोनों ही खराब होने लगती है। 35 साल के बाद वो तेज़ी से डिटोरिएट होने लगते हैं और क्वालिटी में भी काफ़ी गिरावट आती है। इसलिए जितना टाइम हम IVF में करने के लिए लगाएंगे, उससे सक्सेस रेट उतनी कम होती जाती है, ना कि इम्प्रूव होती है। दूसरा फैक्टर है औरत की बच्चेदानी। कुछ महिलाओं में बच्चेदानी में सूजन होती है, जिसे एडिनोमायोसिस कहा जाता है। कुछ पेशेंट्स में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे लैप्रोस्कोपी द्वारा ठीक किया जा सकता है, और कुछ पेशेंट्स में इंजेक्शन द्वारा ही उसे कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अगर इसको ठीक करके एडिनोमायोसिस को कंट्रोल कर हम आगे बढ़ते हैं तो भी सक्सेस रेट अच्छी होती है। कुछ महिलाओं में फाइब्रॉइड्स की शिकायत होती है, बहुत गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता। ऐसे पेशेंट्स में भी अगर फाइब्रॉइड निकाल के चला जाए लैप्रोस्कोपी द्वारा तो सक्सेस रेट अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे महिला की परत की, जो एंडोमेट्रियम कही जाती है, जिसमें कि एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होता है। कुछ महिलाओं में एंडोमेट्रियम थिन होती है, उसकी लेयर इतनी अच्छे से बढ़ नहीं पाती। तो इंदिरा IVF में हम उसे हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा कुछ एडवांस टेक्निक्स, जिसे PRP कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, GCSF के इंजेक्शन द्वारा, इन सब आधुनिक टेक्निक्स द्वारा इम्प्रूव करते हैं, ताकि उसकी लेयर अच्छी बने और एम्ब्रियो अच्छे से इम्प्लांट हो और सक्सेस रेट भी अच्छी हो। कुछ महिलाओं में एंडोमेट्रियल पॉलिप, एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड भी देखा गया है, जिसे हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ठीक किया जा सकता है और सक्सेस रेट को इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ महिलाओं की मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि प्रोलैक्टिन बढ़ा होता है, किसी में थायराइड बढ़ी होती है, शुगर, BP की शिकायत होती है। अगर सारी मेडिकल कंडीशंस को हम ऑप्टिमाइज़ करके आगे बढ़ेंगे तो एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड का सीमन एनालिसिस पे, उसके स्पर्म काउंट पे, उसकी स्पर्म मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी पे भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। स्पर्म काउंट की बात करें तो कुछ पुरुषों का स्पर्म काउंट काफ़ी कम होता है, जिसे कि ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। कुछ पुरुषों में स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है, जिसे एस्थेनोस्पर्मिया कहा जाता है, और कुछ पुरुषों के स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होती, जिसे टेराटोस्पर्मिया कहा जाता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की दवाई द्वारा इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ पुरुषों में अगर ये तीनों चीज़ें ही अफेक्टेड रहती हैं, उसे सिवियर ओलिगो एस्थेनोटेराटोस्पर्मिया कहा जाता है। और अगर ऐसे स्पर्म्स का यूज़ किया जाए एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो उसमें अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो बनने की संभावना थोड़ी कम रहती है। फिर भी अगर पेशेंट की ये इच्छा है कि वो अपने स्पर्म से ही अपना एम्ब्रियो तैयार करें, तो हम उस एम्ब्रियो की गुणवत्ता को देखने के लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग द्वारा उसको उस एम्ब्रियो की गुणवत्ता डिसाइड कर सकते हैं, और फिर अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो को ही इम्प्लांट किया जा सकता है। तो हमने ये बात की पेशेंट फैक्टर्स की। अब हम बात करेंगे क्लिनिशियन फैक्टर्स की। तो क्लिनिशियन आप ऐसा चूज़ करें जो आधुनिक टेक्निक से सब अपडेटेड हो। उसे पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस बेसिस पे वो अपना प्लान डिसाइड करे, प्रोटोकॉल डिसाइड करे और उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लान करे, तब सक्सेस रेट अच्छे होते हैं। अगर किसी पेशेंट का प्रायर फेलियर हो चुका है तो उसे उसकी सारी जानकारी पता हो कि उसे कौन से इंजेक्शंस लगाए गए थे, उनकी लेयर कैसी थी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के समय कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी आदि, जिससे कि उसे आगे की प्लानिंग करने में उस क्लिनिशियन को मदद मिले और वो पेशेंट के सक्सेस रेट इम्प्रूव करने में हेल्प हो। तीसरा फैक्टर है एम्ब्रियोलॉजी या लैब फैक्टर।
अब एम्ब्रियोलॉजी और लैब फैक्टर्स की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट ऐसा चूज करें उस आईवीएफ लैब का जो इन हाउस हो, ताकि क्लिनिशियन और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के बीच में जो भी डिस्कस करना हो सामंजस्य बना रहे। किसी पेशेंट का क्रायो प्रिजर्वेशन करना है, किसी का लेजर असिस्टेड हैचिंग करनी है, किसी का प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, तो ये केस टू केस बेसिस पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट और क्लिनिशियन डिस्कस करें और फिर उसी प्रकार से हम आगे फॉलो करें ताकि हम पेशेंट की सक्सेस रेट को इम्प्रूव कर पाएँ। एम्ब्रियोलॉजी लैब की बात करें तो वो आधुनिक टेक्निक से लैस हो, ऐसी लैब का ही चयन करें जिसमें इक्सी करने की सुविधा उपलब्ध हो, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर जो एडवांस टेक्निक है, जिसमें डे 5 का एम्ब्रियो बनाने की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि जब डे 5 का एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए तो सक्सेस रेट अच्छी हो। तीसरी एडवांस टेक्निक जिसे RI विटनेस सिस्टम कहते हैं, इस RI विटनेस सिस्टम में औरत के ही अंडे और हस्बैंड के ही स्पर्म यूज़ करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ऐसी ही सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे में पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है और उन्हें अपने सक्सेस की भी इम्प्रूवमेंट लगती है। तो आज हमने बात की कि हम किस आधुनिक टेक्निक से यूज़ करके आईवीएफ की सफलता दर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर सही पेशेंट टू पेशेंट केस टू केस बेसिस प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं, आधुनिक लैब का यूज़ किया जाए, आधुनिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाए, तो आईवीएफ की सफलता दर 70 से 75% हो सकती है। अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो नीचे लिखे नंबर पर हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि होप करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप और आपके परिजन सभी सुरक्षित हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। थैंक यू।